भाई आपने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया, सी सेट, उसका एफकेट किया, सीजीएल किया, 2024-2025 में तो फाइनल कंप्यूटर में बाहर हो गई, और अब यूपीएसआई। खेलने के लिए मैं स्कूल में ही सारा होमवर्क खत्म कर देता था अपना। अच्छा। तो खेलने की वजह से मैं होशियार हुआ, ऐसा कह सकते हैं। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज आया हाँ। तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एक नए स्पोर्ट से, जो कि है फेंसिंग। क्या होता है फेंसिंग? फेंसिंग मतलब सर मास्क पहन के उसमें तलवारबाजी करते हैं। अच्छा जी सर। फेलियर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप फेल नहीं होगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं सर विराट कोहली से भी मिला हुआ हूँ, रणजी का मैच हुआ था। हाँ। तो गलती से हम लोग वहां अंदर घुस गए थे, हमने आई कार्ड टांग रखा था एक। हाँ। तो उन्होंने हमसे कुछ कहा नहीं। हाँ। तो फिर 5 मिनट की उनसे बातचीत हुई थी बस। जो नया बच्चा आज के समय में तैयारी कर रहा है, जो कंपटीशन में इतना घुसा हुआ है कि वो 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ने लग रहा है, और आप जैसे लोग जो 2.5-3-4 घंटे मुश्किल से पढ़ने वाले लोग हैं और जो सिलेक्शन ले जाते हैं, आप उनको स्पोर्ट्स की कुछ अहमियत बताना चाहते हो कि क्या स्पोर्ट्स देता है आपको? सब लोग कहते हैं कि आप एसएससी की तैयारी में आ रहे हैं तो मैथ मतलब राकेश सर। अरे थैंक यू भाई। तो मैंने सर से ही पढ़ना शुरू किया था, और सर की किताब है जो 7300 प्लस क्वेश्चन वाली, मैंने उससे अपनी तैयारी करी है। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। कहते हैं कि जो शरीर से फिट वो दिमाग से हिट, और जो दिमाग से हिट वो जिंदगी में सुपर हिट। आज एक ऐसे ही बच्चे से मुलाकात करने जा रहे हैं, नाम है हर्षवर्धन, मथुरा का रहने वाला है। यूपी दरोगा में इसका भी सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले सीजीएल 2024 में इसने प्री दिया लेकिन मींस क्लियर नहीं हुआ। सीजीएल 2025 का प्री दिया, क्लियर हुआ, मींस दिया, क्लियर हुआ, लेकिन मींस के बाद जो कंप्यूटर वाला सेक्शन था उसमें ये भाई रह गया, अदरवाइज सीजीएल 2025 में भी इसका सिलेक्शन हो जाता। उसके बाद सी सेट यूपीएससी का प्री दिया, सी सेट वो क्लियर हुआ, उसके बाद एफ कैट के थ्रू एसएसबी तक भी पहुंचा। मतलब इसने अपनी जर्नी में बहुत कम पढ़ाई करके और बहुत ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं। तो आज हमें ये जानने का मौका मिलेगा कि, और सही मायने में समझने का भी मौका मिलेगा कि जरूरी नहीं है कि 12-12, 10-10 घंटे पढ़ा जाए। अगर हम अपने माइंड को इतना तेज कर पाए कि 2-3 घंटे ही दिन के पढ़ें, लेकिन उस 2-3 घंटे में हम अपनी कंसंट्रेशन को मैक्सिमम कर पाए, तो उससे आउटपुट ज्यादा लाया जा सकता है। हर्ष, आपका स्वागत है भाई। पहले अपने बारे में कुछ बता। राधे राधे सभी को। मेरा नाम हर्षवर्धन माथुर है और मैं मथुरा जिले से आता हूँ। मेरी उम्र अभी 23 साल है। मैं 2 साल पहले ग्रेजुएट हुआ था, उसके बाद से मैंने तैयारी शुरू करी, और सबसे पहले मैंने सर से ही पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि आप एसएससी की तैयारी में आ रहे हैं तो मैथ मतलब राकेश सर। अरे थैंक यू भाई। तो मैंने सर से ही पढ़ना शुरू किया था, और सर की किताब है जो 7300 प्लस क्वेश्चन वाली, मैंने उससे अपनी तैयारी करी है, और इस तरह मेरी जर्नी चलती रही। तैयारी करनी कब स्टार्ट की, मतलब सोचा कब इस चीज का? क्योंकि जो ये यूपीएससी सी सेट वाली कहानी है, ये और फिर एसएससी और फिर यूपीएसआई, ये समझ नहीं पाया मैं। सर पूरी तैयारी में मेरे दोस्तों का ज्यादा हाथ रहा है। मतलब मैं थोड़ा स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट था, तो मेरा इस तरफ थोड़ा रुझान नहीं था। पर मेरा एक दोस्त था, आपकी साइड से है, वो रेवाड़ी साइड से। अच्छा। विनय यादव। अच्छा। उसने मुझे, वो क्लास लेता था आपकी, और सच बताऊं तो मैं उसके बेस से पढ़ा हूं आपसे। तो उसने मुझे हेल्प करी कि एसएससी की फील्ड में वो लेके आया मुझे। तो ग्रेजुएशन तक था ध्यान इन चीजों में? कैसे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ग्रेजुएशन तक कोई मतलब नहीं किसी कंपटीशन से? बिल्कुल नहीं सर। उसके बाद फिर ध्यान आया धीरे धीरे। और आप स्पोर्ट्स क्या खेल रहे थे? सर पहले मैं बचपन से क्रिकेट खेलता आया था। अच्छा। मैं क्रिकेट में भी प्रोफेशनली खेला हूँ। कहाँ तक? डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज आया तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एक नए स्पोर्ट से, जो कि है फेंसिंग। क्या होता है फेंसिंग? फेंसिंग मतलब सर मास्क पहन के उसमें तलवारबाजी करते हैं। अच्छा जी सर। तो इससे लड़के इंप्रेस तो होंगी नहीं तलवारबाजी से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हो जाती है? हो जाती है। भाई ने कर ली है। तो कौन से कॉलेज में था? सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हूँ, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से, और मेरे पास ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स ऑनर्स था। अरे ब्रिलियंट। तो फिर ये तलवारबाजी, मैथ, फिर यूपीएससी, कहानी क्या है? सर एक्चुअली मुझे बचपन से ही पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी। मुझे पूरे टाइम खेलना होता था, और पापा मम्मी मेरे दोनों ही टीचर हैं। मास्टरों के बालक जल्दी खराब होते हैं। जी। तो ऐसा था कि खेलने के लिए मैं स्कूल में ही सारा होमवर्क खत्म कर देता था अपना। अच्छा। तो खेलने की वजह से मैं होशियार हुआ, ऐसा कह सकते हैं। मैं स्टार्टिंग से अच्छा था पढ़ाई में, वो सब खेलने की वजह से था। मुझे ज्यादा टाइम खेल को देना है, मैं ज्यादा टाइम खेल पाऊं, इसलिए मैं तुरंत सारा काम कर लेता था अपना पहले ही। तो जब क्रिकेट खेलता था तो फिर कॉलेज में जाके ये चेंज क्यों किया? सर कॉलेज में भी मैंने क्रिकेट भी खेला है। मैं कॉलेज की टीम से भी खेला हूँ, रिप्रेजेंट भी किया है कॉलेज की टीम को। अच्छा। फिर फेंसिंग में क्या हुआ कि जल्दी सक्सेस मिल गई। ये गेम चुना कैसे तलवारबाजी का?
हमारे कॉलेज में सर कुछ ट्रायल हुए थे, अच्छा कुछ डीयू से ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेलने के लिए आए थे, अच्छा। उनके लिए ट्रायल के लिए आए थे। हम्म तो मैंने 6 महीने में सीखा, हम्म। लगभग 6 महीने में काफी सीख गया था मैं, और मैं यूनिवर्सिटी गेम्स खेलने गया। तो इसमें फिर चोट भी तो बहुत आती होंगी सर तलवार काफी, चल। मतलब आप गार्ड पहनते हैं इसमें, पर फिर भी तलवार अंदर तक काफी लग जाती है, नील वगैरह हाँ, पड़ जाती चोट तो मारती है ना अंदर, दबक तो डालती है। है। जी तो मम्मी ने कभी नहीं कहा कि ये क्या गेम हुआ तलवार का? नहीं सर, ये चोट वाला मैंने कभी मम्मी को बताया नहीं, हाँ। बस उनको लगा कि हाँ ठीक है, कर रहा है लड़का, अच्छा है, करते रहो। पर वो टीचर है तो उनका यही माइंडसेट था कि पढ़ो साथ में। अच्छा, ईमानदारी से मुझे बताना कि कितने घंटे पढ़ता था? सर सच बताऊं तो मन मेरा ज़्यादा, मैं 3 घंटे 4 घंटे ज़्यादा नहीं बैठ सकता, अच्छा। क्योंकि मेरा दिमाग घूमता रहता है। एक स्पोर्ट्स लवर है तो वो सोचता रहता है कि मैं आज ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे, तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था मैं। तो फिर तलवारबाजी को ही आगे लाइफ में क्यों नहीं बनाया करियर? अभी 2024 की जनवरी में हम्म। मैं असम गया था, गुवाहाटी नेशनल खेलने। अच्छा जी सर, तो उस समय मेरे पैर में चोट आ गई थी। अच्छा, नेशनल खेले हो तलवार में? जी सर। ब्रिलियंट यार, क्रिकेट में भी आप खेल गए, जी सर। इसमें भी। आगे क्या इरादा है, नौकरी करेगा या स्पोर्ट्स ही करना है? सर पहले तो मैं यही देखूंगा प्रायोरिटी की, अगर स्पोर्ट्स खेल पाऊँ तो। नाइस। अच्छा, तो मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आ रही कि 3-4 घंटे में यूपीएससी का प्री भी क्लियर करना, एफकेट क्लियर करना, सीजीएल प्री मेंस क्लियर करना, अब ये यूपी दरोगा क्लियर करना, क्योंकि यूपी में मेरिट बहुत ऊपर गई है जी। और बहुत टफ है सच मायने में सिलेक्शन लेना। तो क्या खेल का इसमें फायदा होता है? मतलब 3 घंटे की पढ़ाई में आप इस हद तक कामयाब हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसी चीज आपके साथ हो रही है जो इतना जल्दी से रिजल्ट दे रही है? सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। बिल्कुल। आप जब आपको फेलियर मिलता है तो स्पोर्ट्स हमें ये सिखाता था कि फेलियर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप फेल नहीं होगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं सर विराट कोहली से भी मिला हुआ हूँ। अच्छा। जी सर, उन रणजी का मैच हुआ था, हाँ। तो गलती से हम लोग वहां अंदर घुस गए थे, हमने आई कार्ड टांग रखा था एक, हाँ। तो उन्होंने हमसे कुछ कहा नहीं। हाँ। तो फिर 5 मिनट की उनसे बातचीत हुई थी बस, 1 to 1। 1 to 1। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ते रहिए लाइफ में, एक एडवाइस दी थी बहुत अच्छी, और यही बताया था कि फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। बिना फेलियर के सक्सेस नहीं है। अरे वाह, गजब यार। अब आगे कुछ है तेरा सपना स्पोर्ट्स में? सर है, बहुत है। क्या? मैं फेंसिंग अभी कंटिन्यू करना चाहूँगा। मैं और वॉलीबॉल भी खेला हुआ हूँ स्कूल से, क्लस्टर वगैरह। मतलब एक आप स्पोर्ट्स खेलने लग जाते हो तो आपकी बॉडी, हाँ, तो फिर आप हर स्पोर्ट्स में काम करने वाले, क्योंकि बॉडी रिएक्ट तेज करती है। जी। नाइस यार। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, तेरा दिमाग तेज है तो जवाब देना। 3 सवाल पूछता हूँ लगातार, जल्दी जल्दी से जवाब देना। तेरे पास फोन है? जी सर। उसमें नंबर आते हैं लिखे हुए? जब तुम किसी का फोन नंबर मिलाना हो तो उसमें नंबर आते हैं ना, 1-2 दिन ऐसे सारे नंबर लिखे आते हैं। अगर सारे डिजिट को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आएगा? 0। नाइस। अच्छा, अगर मैं किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस नंबर में 1237 का इंक्रीमेंट हो जाता है। नंबर बता क्या है? एक सौ 123.7। हाँ, 1237, 123.7। कैसे? सर मान लीजिए अगर एक को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 10 का इंक्रीमेंट आ गया। अब वही 10 की वैल्यू जो है 1237 है, तो फिर एक यूनिट की वैल्यू 123। एक सवाल और पूछता रहूं ना? जी सर। एक जगह है, वहां पे कुछ लड़के खड़े हुए हैं और बीच में एक टेबल है जिसके ऊपर कुछ पेन रखे हुए हैं। तो लड़कों को ये पेन बांटने हैं, लेकिन अगर हर एक लड़के को एक एक पेन बांटा जाता है तो आखिरी में एक लड़का ऐसा बैठ जाता है जिसको पेन नहीं मिलता, यानी उसके पास पेन ही नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर हम ये करें कि 2 लड़कों को एक पेन दे, 2 लड़कों को एक एक पेन बांटते चले जाएं, तो आखिरी में एक पेन ज्यादा रह जाता है। अगर 2 लड़कों को एक पेन बांटें तो एक पेन एक्स्ट्रा रह जाएगा, लेकिन अगर हर लड़के को एक एक पेन बांटते चले जाएं तो एक लड़का खाली रह जाता है, मतलब एक पेन की कमी हो जाती है। तो लड़के कितने और पेन कितने? चले एक हिंट देता हूं। सबसे पहले ये बताना, लड़कों की संख्या में और पेनों की संख्या में अंतर कितना होगा? 1 होगा सर। 1 होगा। तो बस, तो इससे आंसर निकल जाएगा। 3 और 4। 3 और 4, ठीक है, ये ठीक है। एक सवाल और। जानवरों का एक समूह है। जी सर। यूपीएससी सीसेट 2014 का क्वेश्चन है। जानवरों का एक समूह है, उस समूह में कहानी क्या है कि जो सर है ना और जो पैर हैं, पैरों की संख्या
सरों से, हेड से 51 ज्यादा है। फिर से सवाल बोलता हूं, कहीं पे जानवर है, दो तरीके के जानवर है, नाम भी बता रहा हूं कौन कौन से, तो वहां पे जो पैरों की संख्या है ना वो सरों से 51 ज्यादा है। कुत्ते 13 है, ठीक है। बतख बता कितनी होंगी? कुत्ते 13 है, बतख बता कितनी होंगी? सरों की संख्या पैरों से 51 ज्यादा है ना, सॉरी, पैरों की संख्या सर से 51 ज्यादा है। एक बतख होगी। एक क्यों बतख होगी? 51 पैर ज्यादा है। हम ऐसे नहीं कह लेंगे भाई 13 कुत्ते हुए, 13 कुत्ते हुए सर, 4 तो उसके सर एक हुआ और पैर 4 हुए, तो पैर कितने ज्यादा हुए उसके? 3 ज्यादा हुए ना, तो उन्हें 4 ज्यादा ले लिया उसके, तो 3 ज्यादा हुए तो 13 थी, 39 पैर ज्यादा हो गए वहां पे, और टोटल पैर 51 ज्यादा करने, तो 51 में 39 गया 12, और बतख के 2 पैर होते रहे एक साथ, तो एक ही पैर एक्स्ट्रा हुआ, तो एक पैर एक्स्ट्रा हुआ एक बतख के, तो 12 पैर एक्स्ट्रा के लिए 12 बतखे। इस यूपीएससी सीसैट 2014 का सवाल है। नाइस, लेकिन अच्छा आईक्यू लेवल था। और अब मुझे एक चीज यहां से ये समझ में भी आई कि मैं हमेशा कहता भी हूं इस चीज को कि खेल है ना अपने आप में बहुत जरूरी है। अगर आप खेलते रहेंगे ना तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत जबरदस्त रहेगी जी सर, और मजा आ जाएगा आपको करके। एक सवाल और लेते हैं, सभी को जवाब देना है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि कुछ संख्याएं थी, कुछ नंबर्स थे, लेकिन वो नंबर्स बड़े विशेष थे। उन नंबर्स में हर एक डिजिट केवल 8 था। जैसे कोई नंबर 88 बनेगा, 88 बनेगा, या 888 बनेगा, 8888 बनेगा, या केवल 8 बनेगा। ऐसे कुछ नंबर थे। उन सारे नंबर का सम निकाला गया, तो उन सारे नंबर का जब सम निकाला गया तो जोड़ आया 1000। जोड़ कितना आया? 1000। तो सवाल यह है कि उन सभी नंबर्स में ना 8 कितनी बार यूज हुआ, टोटल कितनी बार 8 का प्रयोग किया गया? जवाब देना है सभी को। चलो एक बात का जवाब दो, इसी सवाल का पूछ रहा हूं भाई। जितने भी नंबर है उनके आखिरी डिजिट, पहला डिजिट, सारे डिजिट 8 है, तो 8 अंक वाले, यानी हर नंबर का आखिरी डिजिट 8 है, तो कितने नंबर लें कि जोड़ 0 आ जाए, यूनिट डिजिट 0? क्योंकि जितने भी 8 वाले नंबर होंगे जोड़ के तो 0 ही आएगा। 5। तो सबसे पहला हिंट क्या मिल गया कि 5 संख्याएं लेनी पड़ेगी। कितनी संख्या लेनी पड़ेगी? 5 संख्याएं लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहला तरीका यही था कि भैया ये डिसाइड हो गया कि 5 नंबर लेने, ठीक है। अब पांचों नंबर अगर मैं 88 ले लूं तब भी 1000 नहीं बनेगा, नहीं। तो यानी मुझे एक नंबर 888 लेना पड़ेगा। ये तय हो गया। बिल्कुल। तो अब आप समझो कि 8 को 5 बार जोड़ोगे तो कितना आ गया? 40। 0 हासिल, 4 ऊपर हासिल चली गई। और मान लेते हैं 888 है, तो 8 में 4 जोड़ा 12, 892। 8 में 4 जोड़ा 12, 2 यूनिट डिजिट आया। तो अभी 0 दोबारा लेके आना है, तो एक बार 8 और चाहिएगा, तो यानी 88। देखो समझ में आया? ऐसे भाई एक बार मैंने 888 ले लिया जी, अब मुझे पता है 8 5 बार लेना पड़ेगा, बिल्कुल, वरना 0 बनेगा ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? पक्का? अब इनको जोड़ा तो 0, 4 आई, यहां से 4 मैंने ऊपर रख दी जी। अब 8 और 4 12, तो यूनिट डिजिट 2 आया, जबकि मुझे तो 0 चाहिए 1000 लाने के लिए जी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ 8 और जोड़ना पड़ेगा। 8 और जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 4 12 और 8 20, 0 हासिल 2, 2 और 8 10, सेटिस्फाई हो गया। तो उसने, मैंने पूछा कि 8 कितनी बार हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको भी जवाब देना है भाई हर एक सवाल को। यार मजा आया तुझसे बात करके। अच्छा, तो अब इन सारे सवालों के जवाब देने के बाद जो नया बच्चा आज के समय में तैयारी कर रहा है, जो कंपटीशन में इतना घुसा हुआ है कि वो 10-10 12-12 15-15 घंटे पढ़ने लग रहा है, और आप जैसे लोग जो 2.5 3 4 घंटे मुश्किल से पढ़ने वाले लोग हैं और जो सिलेक्शन ले जाते हैं, आप उनको स्पोर्ट्स की कुछ अहमियत बताना चाहते हो कि क्या स्पोर्ट्स देता है आपको? जी सर, अगर आप इतनी पढ़ाई करते हैं, ऑब्वियसली आपकी बॉडी को फटीग तो होता ही है सर। बिल्कुल, मेंटल फटीग भी उतना ही इक्वल है फिजिकल फटीग के। तो थोड़ा सा टाइम आपको अपने लिए निकालना चाहिए ताकि आप फिजिकली फिट रहें, उससे आपकी मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी असर पड़ता है। बिल्कुल असर पड़ता है। और मैंने इस चीज़ को यार खुद भी भाई हर्ष महसूस किया, क्या कि मैंने अपनी डेली रूटीन में एक चीज़ नोटिस की कि मैं, जैसे अभी पीछे वो चल रहा था T20 वर्ल्ड कप भी चला और ये IPL भी चला, तो मैं क्या करता था, सुबह सुबह उठ के ना टीवी में मैच की हाईलाइट देखना शुरू कर देता था। रात को जो IPL के मैच हुए तो मुझे क्रिकेट का शौक है, मैं हाईलाइट देखता था।
फिर हाईलाइट के बाद कुछ ना कुछ और यूट्यूब पे 2-4 भजन वजन देख लिया, कुछ और इधर उधर की चीजें देख ली। तो मैंने एक चीज महसूस की कि माइंड है ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाता उन चीजों पे। फिर मैंने एक वीडियो सुनी, एक महाराज थे, उन्होंने कहा कि आपको हमेशा करना क्या चाहिए, शुभ मुहूर्त जो ब्रह्म मुहूर्त हो रहता है सुबह वाला, आप 4-4:30 बजे उठिए, अपने नित्य काम करिए, उसके बाद आप ये डिसाइड करिए कि आपकी लाइफ में जो सबसे जरूरी काम है वो सारे काम जब आपके खत्म हो जाए तब ही आप फोन को हाथ लगाएं। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि अब मैं 2 बजे से पहले कभी भी फोन हाथ नहीं लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया कि सुबह कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, सुबह उठा और अपने जो काम होते हैं एक्सरसाइज वगैरह किया, उसके बाद सीधा अपना पढ़ाने लगा, 8 से 2 बजे तक पढ़ाया और 2 बजे के बाद मैंने फोन उठाया। मैंने देखा कि मेरी एफिशिएंसी और एनर्जी दोनों में दिन रात का फर्क आया। तो वहां मैंने एक चीज नोटिस की कि ये बहुत गंदे लेवल पे थकता है यार जी। और ये मतलब डिस्टर्ब भी होता है, डिस्ट्रैक्ट भी होता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको फिट रखा जाए। तो हम लोग क्या है कि हमारा मैच होता है, डे नाइट मैच खेलते हैं हम क्रिकेट का, सारे टीचर मिलके कॉर्पोरेट मैचेस होते हैं। तो मैंने वहां एक चीज ये महसूस की है कि जब आप खेल रहे होते हैं ना तो उस मैच में, वो T20 मैच खेलते हैं, लेकिन उस 3-3.5 घंटे के मैच में ना 15-20 मिनट का ऐसे मोमेंट आते हैं कि जहां आप ये भूल जाते हैं कि आप खुद में क्या है और आप उस मैच में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपका माइंड है ना बहुत अच्छे से रिलैक्स कर लेता है। जी। अदरवाइज आपके माइंड में 1000 चीजें चल रही होती, लेकिन उस समय सिर्फ वो एक एक बॉल चल रही होती है कि इस बॉल पे इतने रन आने हैं, नहीं आने। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी बिल्कुल। आदमी को कम से कम दिन में 1 घंटा तो ऐसा डेडिकेटेड स्पोर्ट्स निकालना चाहिए जिसमें पसीने पसीने हो जाए और जिसमें पूरी तरह आप इन्वॉल्व हो पाए। और अगर आप ऐसा इन्वॉल्व होंगे तो मुझे लगता है कि हर जैसे बच्चे निकल कर बाहर आएंगे जिनका सिलेक्शन बहुत जल्दी से और बहुत कम मेहनत में होने लग रहा है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, हर किसी को करनी चाहिए। तो हर्ष, अब अगला सवाल आपकी फैमिली से है। जी। आपका तो ये पहला ही ऐसा नौकरी है ना जो फाइनली क्लियर हुई। जी सर। तो जब यूपीएसआई का रिजल्ट आया तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली और उसके बाद के रिएक्शन क्या थे? सर एक्चुअली मेरा जो रूममेट है उसके टेलीग्राम पे मैसेज आया था कि रिजल्ट आ गया। हाँ। फिर हम रिजल्ट देखने लगे। तो रिजल्ट देखने के बाद मैंने जब रिजल्ट देखा, अपना नाम पाया लिस्ट में, उसके बाद मैंने सबसे पहले घर पे कॉल किया। किसको? मम्मी को। अच्छा। हाँ, मम्मी पापा साथ में ही बैठे थे, उस समय खाना खा रहे थे। फिर मैंने उनको एकदम से बताया कि बधाई हो, आपका लड़का दरोगा जी बन गया है। क्या बोले फिर? तो एकदम से मम्मी ने खाना वाना सब रख दिया और बहुत खुश हो गई। इधर उधर थोड़ा सा मतलब बताना, एकदम खड़ी हो गई, खाना छोड़ दिया वहीं। अच्छा। हाँ, और बहुत खुश हो गई। बस वो लम्हा अब भी याद है, काफी अच्छा लगा। और फादर साहब के रिएक्शन? पापा बोल रहे थे कि मैं आज ही मंदिर होके आया था, मैं बोल रहा था कि जरूर होगा जरूर होगा जरूर होगा, हो गया। अच्छा, फैमिली को कभी, पेरेंट्स को ये लगता था कि यार ये खेलने में ज्यादा रहता है, पढ़ने में कम ध्यान देता है, कि कर भी पाएगा कुछ कि नहीं कर पाएगा? सर ऐसा आज भी लगता है उन्हें कि मुश्किल कर। हाँ, वो बहुत बोलते हैं, उन्होंने मुझे बहुत सुनाया है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है। फिर जब मैं फेंसिंग करने लगा था सपोर्ट भी किया था, पर उनका ये था कि साथ में पढ़ो, साथ में पढ़ते रहो, एक बैकअप होना चाहिए। उसके बाद आप जब कुछ करने लग जाओ तो अपने आप करना आप अपना। क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स को स्पोर्ट्स में या तो तब खुशी मिले जब आप कोई मेडल वगैरह ले आए, वो भी ओलंपिक टाइल लेवल पे जाके, जी, या कॉमनवेल्थ में। उससे नीचे उनको कोई मतलब नहीं, उससे नीचे तो फिर ये बेकार कर रहे हो टाइम को। और पढ़ाई में तो ये है कि आपको कदम दर कदम कामयाबी को रिकॉग्नाइज करते हैं सरकार। अच्छा, इस पूरी जर्नी में कौन सी ऐसी चीज थी या कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको लगातार मोटिवेट किया कि हाँ आप यार कर लोगे? सर सबसे बड़ा तो शायद मैं खुद ही था। हाँ। क्योंकि मैं बार बार फेल होता जा रहा था। क्योंकि 24 का मेंस भी दिया था, तब भी मुझे बहुत बुरा लगा कि यार नहीं हुआ। पर जब मैं थोड़ा नया था तैयारी के फील्ड में, फिर मैंने 25 के लिए बहुत अच्छे तैयारी करी थी सर, और मैंने 25 का मेंस दिया, उसके बाद भी मैं फेल हुआ। फिर इतना बुरा लगा, मतलब काफी टाइम तक मैं ये सोचता रहा यार साथ के सब लग गए, तू क्या कर रहा है। मेरे अभी फोन में नोट्स पड़े हुए हैं, मैंने उसी दिन लिखा था कि यार तेरा नहीं हुआ, ऐसे कैसे नहीं हुआ, इतनी तैयारी करी थी, क्या कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई। और मान ली यूपीएसआई में भी ना हुआ होता फिर पता नहीं सर आगे पढ़ता या छोड़ता? सर पढ़ता सर। घर का बहुत सपोर्ट है, खासकर मम्मी पापा का। दोनों पेपर नहीं हुए थे तो उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं बेटा, अभी आगे बहुत टाइम है, करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, जो मैं आपकी एग्जाम की लिस्ट देखने लग रहा था जी सर, कि भाई आपने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया, सी सेट, उसके बाद एफ कैट किया, सीजीएल किया,
2024 2025 में तो फाइनल कंप्यूटर में बाहर हो गए। जी। और अब यूपीएसआई, इनके तो एग्जाम में भी डिफरेंस होता है। यूपीएसआई में आपकी हिंदी भी है, जी। मूल विधि भी है, जी। जबकि बाकियों में तो इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर इनको मैनेज कैसे किया? सर सबसे बड़ी चीज थी यूपीएसआई में आने के लिए हिंदी, क्योंकि सीजीएल की तैयारी शुरू करी थी और बैकग्राउंड भी मेरा, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही हूँ, तो मेरी इंग्लिश अच्छी थी ऑलरेडी, मतलब ज्यादा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी इंग्लिश, तो वहां तो कवर हो जाता था। पर जब यूपीएसआई के लिए फिर मुझे हिंदी पढ़नी पड़ी, और हिंदी पढ़े हुए काफी टाइम हो गया था। जब 2019 में मेरी 10th हुई थी, जब मैंने हिंदी पढ़ी थी, वो छोड़ देते 10वीं क्लास में। उसके बाद मैंने फिर ये लगा लीजिए 3 दिन मैंने हिंदी की मैराथन यूट्यूब क्लास ली थी पेपर से पहले। अच्छा। और मैं पेपर में बैठ गया था। और नंबर कितने आए हिंदी में? नंबर मेरे सर 85 नंबर है हिंदी में, मतलब थोड़े कम है कंपैरेटिवली, ज्यादा हो सकते थे पर ठीक है। मैथ में? मैथ तो पूरे हैं। रीजनिंग पूरे हैं। और जीएस में? 80 नंबर है। 80 उनमें से। अच्छा, एक चीज हम लोग भी कहते हैं कि यार नहीं, एक चीज पे फोकस करो, लगातार करते रहो। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी की तैयारी करते रहो, लगातार उसी पे रहो। क्या ये चीज ठीक भी है कि गलत है? नहीं सर, ये गलत है। गलत है। आपको एग्जाम देने चाहिए, जितना आप एग्जाम देंगे उतना आपका एग्जाम फेयर निकलेगा। अभी मैंने एनटीपीसी भी दिया था एक्चुअली, मैं सीवीडी 2 लिख के आया हूँ अभी। अच्छा जी, उसमें आंसर किया, मेरे 93 बन रहे हैं अभी मार्क्स आउट ऑफ 120। पर हाँ, और सारे एग्जाम देने में फायदा ये है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब भी जैसे आपसे पहले एक बच्चा बैठा था यहाँ, उसका यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ, उससे पहले वो यूपी सिपाही में हो चुका है, अभी सिपाही है। उसने मुझे कहा कि मैंने सर अपनी यूपी दरोगा की तैयारी करनी शुरू की थी, मेरी ग्रेजुएशन 2022 में खत्म हुई, अब 2022 से लेके 2026 आते आते वैकेंसी नहीं आई दरोगा की। तो अगर आप एक चीज को फोकस लेके बैठे रहेंगे इतने टाइम में, तो है तो आदमी, है ना, ये कभी भी संभव नहीं है कि आप एक ही पेस से लगातार तैयारी करते चले, बहुत बार बीच में ब्रेक भी होता होगा जी। तो और कई बार मुझे लगता है कि आप एक ही एग्जाम पे कंसंट्रेटेड हैं और उस स्पेसिफिक दिन अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो नॉर्मलाइजेशन का शिकार हो गए। इसलिए आपको सारे एग्जाम देने चाहिए, थोड़ी थोड़ी अलग अलग चीजें हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। फिर डेली रूटीन क्या रहता है? सर डेली रूटीन ऐसा रहता था कि सुबह मैं रनिंग के लिए उठता था। एक्चुअली मैं ऑलरेडी रनिंग करता रहता था, तो सुबह उठता था जल्दी। और मैंने जब 24 का मेंस हुआ था, जब मैं फेल हो गया था, तभी से मैंने इंस्टाग्राम वगैरह सब बंद कर दिया था। ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है जो कि नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। स्टूडेंट लाइफ बहुत सिंपलिस्टिक होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं नहा धो के खाना पीना करके लाइब्रेरी चला जाता था, फिर वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, तो शाम को खेलने जाता था। शाम को क्या? कभी ऐसी मैच खेलने चले गए, कभी प्रैक्टिस पर चले गए थे फैंसी की। मतलब निकलना है लेकिन जी, फैंसी की प्रैक्टिस सैटरडे संडे होती थी बस। अच्छा। तो बाकी दिन में वैसे मैच, क्योंकि मुझसे घर में नहीं रहा जाता ज्यादा। और स्टडी मटेरियल और टीचर का सिलेक्शन किस आधार पे करते थे? भाई कौन सा स्टडी मटेरियल करना है? पीडीएफ दुनिया भर की आती है टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियोस भी दुनिया भर की आती है, तो कौन सी चीज क्या हेल्पफुल है? सर मैं एक ऐसा टाइप का स्टूडेंट हूँ जो टीचर से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता, मैं खुद करना चाहता हूँ। नाइस। तो उसके लिए मैंने जब शुरुआत में, जैसे मैंने बताया कि मेरे दोस्त ने आपको रिकमेंड किया था, तो फिर आप जब भी आपने बुक लॉन्च भी करी थी, तो मैंने बुक ली और मैं उस बुक से करता गया। और वो उस बुक में क्या है कि वो टाइप वाइज दे रखा है, तो सब चीजें क्लियर होती गई। खुद करने से ये फायदा होता है कि आपको चीजें याद रहती है। तो आपने एक ही बार किया है, ज्यादा बार किया? नहीं सर, मैंने अलग सोर्सेज नहीं अपनाए, मैं वो प्रैक्टिस करता गया। वही बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपको तुरंत पकड़ में आ जाता है कि ये तो उस टाइप का सवाल है, और हो जाता है। एग्जैक्टली, होना भी यही चाहिए जी। आज के समय में बच्चे गलती भी सबसे बड़ी यही करने लग रहे हैं। अभी मैं किसी अपने ऑफलाइन सेंटर पे गया हुआ था इंदौर में, तो वहाँ एक बच्चे ने बोला कि सर मैं ना आपसे पढ़ रहा था तो अरिथमेटिक मेरे को पूरा समझ में आ गया, एडवांस जब आप पढ़ाने लगे तो मुझे वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हुई समझने में। ज्योमेट्री वगैरह चीजें ऐसी हैं कि आपको बहुत कुछ याद भी करना पड़ेगा, बहुत सारी थ्योरम भी है, सारी चीजें। कहता मुझे मुश्किल लगा, मैंने दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर ली। 2 महीने मैंने वहां पढ़ा, मेरे वहां समझ नहीं आया, मैं फिर से वापसी आया। तो ये बच्चों की एक सबसे गंदी आदत हो गई है, और हर एक बच्चे को समझना पड़ेगा कि कोई चीज मुश्किल है ना, तो उसका समाधान ये नहीं कि उसको बदल दो, समाधान ये कि उसके साथ टाइम बिताओ और मल्टीपल सोर्स इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा वक्त लगेगा, बजाय कि आप एक ही चीज को बार बार रिवाइज करो। और मैथ जैसे सेक्शन में तो असली कहानी यही है कि एक बार पढ़ने में ना उस चीज की गहराई नहीं पता चलती कि जब वो लैंग्वेज बदलेगा तो कौन सी भाषा कौन से सवाल पे लगेगी। बार बार उसकी प्रैक्टिस जरूरी होती। अच्छा, जो मॉक टेस्ट होते थे, पीवाईक्यूज होते थे, इनमें
PYQ हुआ, मॉक टेस्ट हुआ, आपका मॉक टेस्ट का एनालिसिस हुआ, यूट्यूब पे मैराथन हुए, इनमें आप प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करते थे कि मुझे कौन सी चीज ज्यादा पे फोकस देना है? सर मैं फुल मॉक देने की जगह सेक्शनल मॉक पे ज्यादा ध्यान देता था, क्योंकि सेक्शनल मॉक से क्या है, मुझे जैसे मैं कुछ टारगेट बना लेता था डेली के, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे चीजें जल्दी करनी होती थी, क्योंकि मेरा टाइम टेबल ही ऐसा था, मैं चाहता था सब कुछ जल्दी खत्म करो। तो मैं कुछ टारगेट सेट करता था, उसके बाद उनको हर हाल में पूरा करने की कोशिश करता था, और उतने ही उसी हिसाब से मॉक टेस्ट देता था। अच्छा, मैं फुल टेस्ट ज्यादा नहीं देता। आपने मॉक टेस्ट दिए कितने होंगे यूपी दरोगा के? सर यूपी दरोगा के तो काफी कम दिए थे। कितने लगभग? हाँ लगभग मान लीजिए 15 दिए होंगे बस। और ऑफलाइन दिए थे या ऑनलाइन दिए? तो ऑनलाइन दिए सर। अच्छा, ऑफलाइन तो तेरी हैबिट ही नहीं बैठने की। अच्छा, मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस वगैरह करते थे कि नहीं? जी सर, वो ज्यादा जरूरी, मॉक टेस्ट देने से भी ज्यादा जरूरी एनालिसिस है। कम से कम 45 मिनट का होना चाहिए। और जिस जगह कमी हुई है वो मैं एक्चुअली 2024 में जो सीजे सिलेक्टेड थे, रोहित पुनिया AR 31, हाँ वो हमारे फ्रेंड थे। हाँ। हम दोनों सेम कॉलेज से जुड़े हैं। अच्छा। मेरे ही सीनियर थे वो। तो उन्होंने भी एक बात बताई थी, पर्सनली मैंने पूछा था कि जो चीज दिक्कत दे रही है उसको एक कॉपी में नोट करो। अच्छा, जब मॉक दे रहे हो, जो चीज आपसे नहीं हो रही है उसको कॉपी में नोट कीजिए। तो ये मैंने जरूर किया है, ये काफी हेल्पफुल है। अच्छा, अपने वीकर पोर्शन की पहचान कैसे करें? क्या केवल मॉक टेस्ट ही तरीका है या कोई और तरीका भी है? सर वीकर पोर्शन की पहचान आपको प्रैक्टिस से ही हो, जो कि मॉक टेस्ट से भी हो सकती है, आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं उससे हो सकती है, या जो भी आपका सोर्स है, पर आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, तभी आपको वीकर सोर्स की उसकी पहचान होगी। और एग्जाम से एक महीना पहले कोई आपने नई स्ट्रेटजी बनाई, कुछ बदलाव किया अपनी तैयारी में? नहीं सर, ऐसा मैंने स्टार्टिंग की अपनी तैयारी के टाइम पे किया था, तो ये चीज गलत थी। आपको अपनी जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से चलते रहिए। टीचर्स काफी हेल्पफुल होते हैं, एक्चुअली ऐसा भी नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजी लेके आता है हमेशा, यूट्यूब पे फ्री भी लेके आता है। आप भी लेके आए थे मेंस के लिए, और मैंने अरुण सर से भी रीजनिंग के लिए भी वो मेंस वाली क्लासेस ली थी। तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहिए, जो भी आपने चुना हुआ है हुआ उसको बार बार मत बदलिए, वो गलत जाएगा। अच्छा, सीजन 2024 और 2025 में आप फंसे भाई। 24 में तो आप प्री क्लियर कर पाए, 25 में तो आपका सब कुछ हुआ कंप्यूटर की वजह से फेल हुए। सीखा क्या इससे? सर सीखा ये कि आप किसी भी चीज को लाइट नहीं ले सकते। हाँ, लाइट क्या लिया? कंप्यूटर। हाँ, और वो बहुत सारे बच्चों ने लिया, लेकिन शायद कंप्यूटर का पेपर भी मुश्किल था। हार्ड था सर, हार्ड था। आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो? करूंगा सर। अभी नहीं किया, क्योंकि फिर यूपीएससी वगैरह करने लग गया था, उसके बाद फिजिकल में लग गया। अभी मेरा सीपीयू का फिजिकल भी है। अच्छा, अवध ओझा जी कहते हैं, अवध ओझा सर को तो जानते ही होंगे आप, जो यूपीएससी के टीचर रहे हैं मशहूर, कि जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता वो इधर उधर नहीं भागता। तूने एसएससी दे लिया, तूने यूपीएसआई दे लिया, एफ कैट पे चला गया, फिर यूपीएससी सीसेट पे, ये कहानी क्या है? सर एक्चुअली यूपीएससी, मेरा जो रूममेट है, मेरे साथ ही आया हाँ। है मनीष, वो यूपीएससी प्रिपरेशन करता है। अच्छा। हाँ, तो उसके साथ जोश में मैंने खुद का फॉर्म भर दिया था, मैं पेपर देने चला गया। अच्छा, जीएसवी से कोई तैयारी नहीं की? नहीं, कुछ नहीं, लेवल कुछ नहीं करी सर। अच्छा, तुमने मजाक कर दिया यूपीएससी का। देखो, ये तरीका होता है कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए सीसेट सच में कुछ नहीं होता, बड़ा आसान है उनके लिए सीसेट ब्रेक करता है। क्योंकि मैथ के 37-38 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से करीबन मुझे लगता है कि 22 सवाल तो ऐसे जो सीधे नंबर सिस्टम से आते हैं। जी सर, है ना? और मैंने तो सीसेट पढ़ाया, तो मैंने सीसेट के टोटल 400 क्वेश्चन तैयार किए हैं और यूट्यूब पे फ्री डाल रखे हैं। और मैंने ये कहा है कि 400 सवाल से बाहर आ जाए ना, उस दिन आप मुझे बता रहा, कोई सिंगल सवाल बाहर नहीं आता। उर्दू सा पेपर आता है मैथ का, देखिए 38 में से 2-3 सवाल मुश्किल हुए, उसको छोड़ दो ना, जरूरत क्या है उसको पूरे को करने की? भाई 20 सवाल तो ऐसे हैं जो 1 सेकंड में बच्चा आंखों से देख के कर लेगा। और उसके अलावा फिर रीजनिंग रही आपके पास कितने, शायद 27 चाहिए ना क्लियर करने के? 27 करेक्ट। 27 करेक्ट चाहिए, तो बहुत आसान है। लेकिन यूपीएससी वाले बच्चे नहीं कर पाते जी, है ना? बहुत सारे बच्चे फंसते हैं सीसेट। फंसा के क्लियर हुआ है? मैं फंस गया सर, 55 नंबर ही थे मेरे को, 67 चाहिए। तो बेटा एसएससी की तैयारी कर लेता, सबको पहुंचाया। मैं कहता रहा हूँ वही होता सर, मैथ आती मेरे पे। और सीसेट की तैयारी करने के लिए ना एसएससी का भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि एसएससी का बहुत बड़ा मटेरियल हो जाता है। अब मान लो टाइम एंड वर्क कम पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क यहाँ एसएससी में कम 6-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सीसेट में मात्र 30-35 मिनट की क्लास बहुत होती है, इतना ही लेवल आता है। मेजर चंक है सर वो। नंबर सिस्टम मेजर चंक है। दिक्कत क्या है कि यूपीएससी में नंबर सिस्टम पढ़ा हो रहे हैं जो
यूपीएससी वाले टीचर है और उनसे सीसेट नहीं होना उस तरीके से clear। जी। हम जैसे तो पढ़ के देखो एक बार सीसेट सर हम मैं बता यही दें। स्विच करने वाला हूँ। कुछ भी नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे क्लास नोट्स आते हैं यूपीएससी सीसेट के, मुझे लेके आओ ऊपर से, मैं आपको देता हूँ। आप केवल उन क्लास नोट्स को ना 3-4 बार निकाल दो, एक सिंगल सवाल बार नहीं। मैं तो इस बार पढ़ाया भी नहीं, रिकॉर्डेड बैच मैंने डाल दिया। मुझे इससे पिछले साल मैंने पढ़ाया था 24 में, और पहली बार पढ़ाया था। मुझे तो मतलब कोई अलग लगा नहीं कि कोई नई चीज है या कोई बहुत मेहनत करनी है। तो मैं थोड़ा लाइटली ले लिया इस बार, पर इस बार नहीं छोड़ सकता कुछ भी नहीं। क्योंकि सी सेट में 38 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन तो हर हाल में आसान सवाल है, जिसमें आपको बहुत थिंक नहीं करना। एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के टाइम डिस्टेंस, एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन आ रखे, आपको सीधा सीधा फॉर्मा सेट करना और आंसर निकालना। कॉम्प्रिहेंशन की है, इंग्लिश स्पीचिंग की है, वो भी मान लो इंग्लिश तो एक अलग ही चीज होगी, रीजनिंग भी तो इतने आसान सवाल दे रहा है। रीजनिंग तो काफी इजी है। हाँ, तो ऐसा मतलब सी सेट बड़ी चीज नहीं है क्लियर कर। अच्छा, जब आपका 2025 में ही फाइनल सिलेक्शन में रुक गया, तो इस पूरी तैयारी के टाइम में कभी कोई ऐसा वक्त आया जब आपको महसूस हुआ कि यार शायद मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत में सिलेक्शन नहीं है, या मुझसे नहीं हो पाएगा? सर मेंस के बाद ही आया था 25 पे, हाँ। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी और मैं काफी अच्छे से मतलब प्रिपरेशन थी, मैं सब कुछ तैयार था, मॉक्स में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, सब चीज हो रही थी। और उसके बाद एकदम से पेपर में क्या मैंने फंबल किया, पता नहीं क्या हुआ जो नहीं हो पाया मुझसे। अब तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक पॉइंट आ गया है जब बहुत ज्यादा निराशा थी लाइफ में, और बुरा तो लगता है सर, एक इंसान है चाहे कितना भी तैयारी करे तो खुद का एनालिसिस किया कि सबसे बड़ी गलती कौन सी हुई कि जो सीजीएल में सिलेक्शन नहीं हो पाया? जी सर, मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता इस चीज के, जो भी था मेरी ही गलती थी, मुझे खुद में ही सुधार करना पड़ा उसके लिए। क्या गलती थी वो बता पाओगे? सर सबसे बड़ी तो यही कि मैंने एक चीज को सोचा कि ये केवल क्वालिफाइंग है, अब उसको हल्के में हो गया, इसको कभी हल्के में नहीं लेना है। आज के बाद तो, उस दिन के बाद से तो कभी नहीं लूंगा। अच्छा, सिलेक्शन में किस्मत का रोल मानते हो? जी सर, थोड़ा बहुत रोल है। जैसे जैसे सर कह सकते हैं कि अब यूपीएसआई में मैं कट ऑफ से थोड़े से ही ऊपर मार्क्स थे, रो मार्क्स अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं हुआ ना नॉर्मलाइजेशन में, तो बस ये है कि मैं बिल्कुल श्योर नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हर शिफ्ट में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन मिली है, तो अलग फैक्टर भी होता है। अच्छा, यूपीएसआई का पेपर जब देखा और 15-20 मिनट बाद माइंड में जो आया होगा, क्योंकि तब तक बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके होंगे जी, तो पेपर आसान महसूस हुआ, मॉडरेट हुआ, क्या महसूस हुआ? सर पेपर जो करता है तो उससे कंपैरेटिवली काफी इजी था। इजी देख के क्या महसूस हुआ कि यार हमारा मैथ अच्छा है तो हमें तो फायदा होगा नहीं इजी पेपर का? जी, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन बच्चों का ये एप्टीट्यूड अच्छा है, मैथ और रीजनिंग अच्छा है, उनको तो ये चाहिए कि पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा हो, अच्छा है। ताकि वो मार्जिन यहाँ सेट कर सके। जी 3-4 सवाल 5 सवाल ऐसे हो जो बाकी बच्चों से अलग वो कर पाए, जी। और यहाँ वो ऐसा हो नहीं पा रहा। तो कुछ फील हुआ डिप्रेशन टाइप वहां पे? क्या दिक्कत हो गई इसमें? सर ऐसा हुआ तो था, क्योंकि मैथ रीजनिंग करते करते पहले मैंने वही उठाया था, हाँ, करते करते मैंने ऐसा लगा यार ये तो काफी आसान है, हाँ, अब जो भी कुछ करना पड़ेगा वो जीएस और हिंदी में देखेंगे जब करना पड़ेगा। हाँ। यहाँ तो अब कुछ बचा नहीं, ये तो सब होता जा रहा है। फिर जीएस करते टाइम ऐसा हो गया कि यार ये सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, ये तब जाके कुछ होगा। फिर मैथ रीजनिंग तो सबने कर दी होगी। अभी एक बच्चा यूपीएसआई में, कल मैं उसका पॉडकास्ट शूट कर रहा था, उसकी रैंक अंडर 20 है। उसने कहा कि सर मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी और मैं ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे रहा था, सब कुछ कर रहा था, पेपर की जब मैंने देखी हालत तो मैं घबरा गया, ये तो बहुत आसान है। कहता सर मैंने एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार चेक किया जी, क्योंकि बोला मुझे ये समझ में आ गया था कि जब आसान पेपर है ना तो एक सिली मिस्टेक मुझे बाहर निकाल देंगे। और कहता है मैंने जब दोबारा अपना पेपर रीचेक किया ना तो मेरे 3 सवाल ऐसे थे जो मैं गलत कर रहा था, मतलब गलत, मैंने उसमें गलत टिक हो रहे थे मेरे, लेकिन मैंने उसको दोबारा कैलकुलेट किया तो मैंने ठीक किया। और कहता सर मेरी सिर्फ और सिर्फ इसी रणनीति की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ कि पेपर आसान था, मेरे पास समय था। कह रहा बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि पेपर आसान के चक्कर में जल्दी जल्दी खत्म करके और पेपर के टाइम से पहले ही बैठ गए जी, लेकिन बोला मैं आखिरी वक्त तक लड़ता रहा, एक एक क्वेश्चन को बार बार क्रॉस चेक करता रहा। तो बोला मुझे पता है कि ये सफलता कैसे मिली, कहती तड़प तड़प के लिए मुझे तो लाख वही दिखा ना।
ये भाई हमारे क्लास नोट्स हैं सीसेट के। तेरा यार दोस्त जो भी तैयारी कर रहा हो सीसेट की, आप उसको जरूर गिफ्ट कर देना। और इस यूपीएससी वाले बच्चों, सीसेट के लिए बहुत सीरियस नहीं होना, बस ये क्लास नोट्स पढ़ लो, उतने से काम हो जाएगा। अच्छा, जब आप पेपर देने बैठे तो कुछ ऐसा भी महसूस हुआ कुछ क्वेश्चन में कि आपकी उम्मीद से अलग सवाल थे कुछ, या जो आपने नहीं पढ़े उससे अलग हट के आए? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल फील नहीं हुआ। खासकर मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में वो काफी इजी था ही, तो वहां तो बिल्कुल फील नहीं हुआ। हिंदी का मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा ही पढ़ के गया था, तो शायद जो आप कह रहे थे लक का फैक्टर, ऐसा कह सकते हैं मैंने। और बाकी जो शिफ्ट थी उनके पेपर भी एनालिसिस करे, मुझे कंपैरेटिवली अपने पेपर की हिंदी ज्यादा आसान लगी क्योंकि कम था जी, हिंदी में कमजोर था। अच्छा, अब आपका ड्रीम पोस्ट क्या आगे? सर आगे मुझे और ऐसी पोस्ट चाहिए जहां मैं थोड़ा आराम कर सकूं। मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि मतलब मुझे हेक्टिक जॉब चाहिए, सुबह शाम तक काम करता रहूं। ये मेरी पहली नौकरी है, ऑब्वियसली ये तो दिल में इसके लिए अलग जगह है, पर आगे मैं और कोशिश करूंगा ताकि मैं ऑब्वियसली खेल पाऊं। जी, नाइस यार, थैंक यू यार भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।